हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका करमजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक एमा नाम की लड़की फंस जाती है भीड़ में कुछ गुंडों के बीच, और वो गुंडे मारना चाहते हैं इसको किसी भी हालत में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। तो दोस्तों, क्या वो लड़की उन गुंडों से बच पाई और वो कैसे सर्वाइव करती है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये पूरी वीडियो एंड बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों, आज की मूवी का नाम है हंटिंग एमा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के डायरेक्टर हैं बायरन डेविस। और दोस्तों, ये मूवी ब्रायन मेयर के नावल पर बेस्ड है। अगर इसकी हम स्टार कास्टिंग के बारे में बात करें तो इसमें लियोनार्डो पाल्ट, नील वैन जॉरेल्ड, टिम टारन, बुअर बॉगस, लोइन जैकबस, टीरिस मेंटेस, एल्बर्ट मेरिटस, डैनी पटर, एडविन वैन डेर वाल्ट प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। इस मूवी को साउथ अफ्रीका में शूट किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। और इस मूवी की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये मूवी है 1 घंटा लगभग 42 मिनट। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम है एमा। आज उसकी आखिरी क्लास है और उसके बाद लंबी छुट्टियां होने वाली हैं और सारे बच्चे छुट्टियों पर घर जाने वाले होते हैं और इसके साथ साथ टीचर्स भी। वो अपने पिता के पास जाना चाहती है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो रिसेप्शन पर जाती है और रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे एक बैग देती है और कहती है कि ये बैग मेरी कज़न का है और वो भूल गई है और तुम इसको अपने पास रखो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक गुंडों के ग्रुप को देखते हैं जो कि गाड़ियों में इलीगल चीज़ें लोड कर रहा होता है और उनमें से एक उनका लीडर है जिसका नाम है बॉसमैन। उसके बाद दोस्तों, एमा कार ड्राइव करने लगती है जिससे वो जल्दी से अपने फादर के पास पहुंच सके। तभी उसे उसके फादर की कॉल आती है और वो पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ हो। लोकेशन का पता लगते ही वो अपने फ़ोन पर टाइमर लगा देता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कितनी तेज़ी से आ रही है। वो उसके पल पल का हिसाब रखना चाहता था। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो गाड़ी रोककर उसे रिप्लाई करने लगती है और उसके मैसेजिंग से हमें इस बात का पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है जिसने एमा को झंझोड़ के रख दिया था। तभी से उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। जब दोनों के बीच आर्गूमेंट हो रहा था तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गलत मैसेजिंग करने लगता है और ये बात एमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एमा को एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल नॉन वायलेंट हो और आसानी से उसके साथ रिलेशन में रह सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे गुंडे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोकता है और वो पीट नाम के लड़के के पास आता है जो कि गाड़ी चला रहा था। जब पुलिस वाला उसके पास आता है तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि ये काम वो पहली बार कर रहा था। उसे देखकर पुलिस वाला उससे कहता है
के ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो पीट उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, लेकिन पुलिस वाले को देखकर पीट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसे देखकर पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि इस गाड़ी में क्या रखा है, मुझे दिखाओ। तभी बॉसमैन कहता है कि इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है और हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस गाड़ी में घर का सामान है, लेकिन पुलिस वाले को शक हो चुका था और वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होता और बार बार उनको गाड़ी की तलाशी लेने के लिए कहता है। तभी पीछे से गाड़ी में उनके और साथी आ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ के हालात अब ख़राब होने वाले हैं। वो उसके बगल में जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो उनकी गाड़ी को छोड़कर इनके पास चला आए। वो पुलिस वाले को आगे का रास्ता पूछते हैं, मगर पुलिस वाले का पूरा ध्यान इन दोनों पर होता है और वो कहीं और नहीं दिखना चाहता और उनसे बार बार एक ही बात पूछे जा रहा था कि मुझे बताओ कि गाड़ी के पीछे क्या है। ये सब देखकर बाकी के साथी भी गाड़ी के बाहर आ जाते हैं और पुलिस का मजाक बनाने लगते हैं ताकि पुलिस वाले का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। तभी पुलिस वाला पीछे घूमता है। अब वो ये जान चुका था कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और इस शक को महसूस करके वो अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है। उसे देखकर सभी अपनी अपनी बंदूकें उस पुलिस वाले पर तान लेते हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी उस पुलिस वाले पर बंदूकें ताने हुए थे। तभी अचानक से बाज नाम का एक व्यक्ति उस पुलिस वाले पर पीछे से उसके सर पर हमला करता है, जिससे वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है और बाकी सभी उसे घसीटने लगते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना धीरे धीरे अपनी गाड़ी से आगे बढ़ी जा रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी एक जगह जाकर रुक जाती है। हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी का रेडिएटर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तभी वो अपना फ़ोन बाहर निकालती है ताकि किसी को मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि उस पुलिस वाले को रोड की एक साइड पे ले आए थे और वो पुलिस वाले को बाहर निकालते हैं। अब वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि पुलिस वाले ने उन सब की शक्लें देख ली हैं। अब उन सब ने उसे छोड़ दिया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा और वो ऐसा नहीं चाहते। वो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहते हैं, लेकिन बॉसमैन उसे मारना नहीं चाहता। वो पीट को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तुम्हारे हाथ कांपते, ना तुम्हें पसीना आता और ना ही पुलिस वाले को हम सब पर शक होता। अब पुलिस वाले को मारना तुम्हारी जिम्मेवारी है। पिस्तौल निकालो और इसके सर पे गोली मार दो। तभी पीट पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन फिर उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर बॉसमैन कहता है कि क्या इससे पहले तुमने कभी बंदूक चलाई है? तो पीट कहता है कि नहीं। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी बॉसमैन कहता है कि तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। तुम्हारे पिस्तौल में गोलियां हैं, पहले उन्हें तुम सामने पत्थर पर चलाओ जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद सीधा इस पुलिस वाले के भेजे में गोलियां मार देना।
दूसरी तरफ एमा जब गोलियों की आवाज़ सुनती है वो अपनी गाड़ी में से एक बोतल बाहर निकालती है और उनकी तरफ जाने लगती है जिधर से गोलियों की आवाज़ आ रही थी। अभी पीट भी तैयार था पुलिस वाले को शूट करने के लिए कि तभी वहाँ पर एमा पहुँच जाती है और वहाँ का मंजर देखकर एमा के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि कुछ लोग पुलिस वाले को घेरे खड़े हैं जिनके हाथों में गन्स हैं। तभी पीट गोली चलाता है और उसकी गोली पुलिस वाले के कंधे में लगती है और इसको देखकर एमा डर जाती है और उसके हाथ से बोतल गिर जाती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जिससे वो सारे लोग सुन लेते हैं। एमा जब देखती है कि उन सभी लोगों ने उसे देख लिया है तो वो वहाँ से भागने लगती है। अब एमा भाग रही थी और सारे गुंडे उसका पीछा करते हैं लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाई और वो एमा को पकड़ लेती हैं और उसी स्पॉट पर ले आते हैं जहाँ पर वो पुलिस वाला था। बॉसमैन कहता है कि अब एक नहीं 2 लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की ने भी हमें देख लिया है, इसीलिए इसे मारना भी ज़रूरी है। तो कौन मार रहा है इसे? इन सब बातों को सुनकर भोला नाम का आदमी कहता है कि इसकी शक्ल तो देखो और इसे ऐसे ही मार देना बेवकूफ़ी है। हम पहले इसके साथ मज़े करेंगे और इसके बाद इसे मारेंगे। और बॉसमैन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है लेकिन बॉसमैन कहता है कि इसके लिए मेरी एक शर्त है, जो भी आदमी इसके साथ सबसे पहले मज़े करेगा वही इसे मारेगा। इसके बाद सारे लोग एमा की तरफ देखने लगते हैं और फिर मान जाते हैं क्योंकि इसके साथ सोने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तभी एमा की नज़र पुलिस वाले पर पड़ती है जो कि अब होश में आ चुका था और धीरे धीरे अपनी कार की तरफ रेंगता हुआ जा रहा था। वो एमा की तरफ इशारा करता है कि वो शांत रहे और चुप रहे। दूसरी तरफ वो सारे बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं एमा के साथ मज़े करने के लिए। तभी बॉसमैन एक सिक्का निकालता है और कहता है कि देखते हैं कौन जीतता है, किसकी किस्मत चमकती है, कौन इसके साथ सबसे पहले मज़े करेगा। भोला टॉस में जीत जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो एमा के साथ मज़े करने वाला है। भोला अब एमा को झाड़ियों की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वाला अपनी कार में बैठ जाता है और कार वहाँ से भगाकर ले जाता है। इससे सारे आदमी अलर्ट हो जाते हैं। भोला एमा के हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसे वहाँ पर बांध देता है लेकिन जाने से पहले उसका बेल्ट वहीं पर गिर जाता है। बॉसमैन देखता है कि पुलिस वाला कार वहाँ से भगा रहा था और बाकी सब पैदल उसका पीछा कर रहे थे। इस तरह तो पुलिस वाला यहाँ से जल्दी ही भाग जाएगा। तभी वो अपनी गाड़ी से अपनी स्नाइपर गन निकालता है और एक पोजीशन लेता है और वो निशाना लगाता है। फायर करते ही उसकी चलाई हुई गोली सीधा पुलिस वाले के भेजे पर जा लगती है जिससे पुलिस वाला वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस बेल्ट को खींचने की क्योंकि उस बेल्ट में उस हथकड़ी की चाबी थी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो बेल्ट उसे मिल जाती है। वो उस बेल्ट से चाबी निकालती है और उसकी हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है। उसे अपने फादर की बातें याद आने लगती हैं कि उसके पिता ने उससे क्या सिखाया था अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। उसे अब इस बात का ध्यान हो चुका था कि ये लोग उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तभी उसे एक चाकू नज़र आता है जो कि उसके नज़दीक ही पड़ा हुआ था। एमा उस चाकू को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी सारे लोग वापस उसी स्पॉट पर आ जाती हैं जहाँ पर एमा बांधी हुई थी। दूसरी तरफ एमा अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर
उसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें उठा लेती है और कैंपिंग वाले उस बैग को भी जो उसे उस रिसेप्शनिस्ट ने दिया था, और वो वहाँ से निकल पड़ती है वहाँ से दूर जाने के लिए। दूसरी तरफ जब बॉसमैन देखता है कि एमा वहाँ से भाग चुकी है तो बॉसमैन आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अगर वो लड़की भाग गई तो वो सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उसने हमारी सबकी शक्लें देख ली हैं और उसे इस बात का भी पता है कि पुलिस वाले को हमने मारा है। उसे ढूंढ निकालो, मुझे उसकी लाश चाहिए किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा के फादर घड़ी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक एमा को अब तक उसके पास पहुंच जाना चाहिए था। वो घर से बाहर आकर रास्ते की तरफ देखने लगता है कि एमा अभी तक क्यों नहीं आई। काफ़ी देर तक वो वहाँ पर खड़ा रहता है और एमा को फ़ोन लगाता है, लेकिन ये क्या, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। इसके बाद वो फिर घड़ी की तरफ देखने लगता है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बच्ची कहाँ है। दूसरी तरफ वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर एमा को मारना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि एमा एक पहाड़ पर बैठी थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि अब वो क्या करे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी ताकि अपने आप को नॉर्मल कर सके। इसके बाद वो पूरे बैग को चेक करने लगती है कि क्या उनमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसके काम आ सके। थोड़ी बहुत चीज़ें उसके काम की मिलती हैं। उसे मालूम था कि उसे अपनी जान अब खुद ही बचानी है। अगर वो उन लोगों के हाथ लग गई तो वो कभी भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वो सारे लोग एमा की कार के पास पहुंच जाते हैं और उसकी कार की तलाशी लेने लगते हैं ताकि एमा के बारे में मालूमात हासिल कर सके। उसके सारे डॉक्यूमेंट गाड़ी में ही पड़े थे। अब उन्हें एमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। बॉसमैन कहता है कि ये बियर्ड और जहाँ पर कोई चलता है तो उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। उसके पैरों के निशान यही होंगे, उन्हें देखो और उसका पीछा करने की कोशिश करो। वो अभी तक यहाँ से ज़्यादा दूर तक भागकर नहीं गई होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा लगातार भागे जा रही थी और उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के निशान पीछे छूट रहे हैं, जिससे वो लोग उसका पीछा कर सकते हैं। तभी वो एक चाल चलती है और चारों तरफ भागने लगती है ताकि उसके पैरों के निशान देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाएं, और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है दूसरी तरफ। बॉसमैन और उसके साथी भी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक किसान सड़क पर अपनी गाड़ी से आ रहा था। तभी उसे सड़क पर एमा की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो गाड़ी के पास जाता है ये देखने के लिए कि ये गाड़ी किसकी है। तभी उसे गाड़ी में एमा के पेपर बिखरे हुए दिखाई देते हैं और उन पर उसके पिता का नाम भी होता है, जो कि उस किसान का दोस्त है। वो इधर उधर देखकर एमा का नाम लेने लगता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। और इसके बाद वो अपने दोस्त यानी एमा के पिता को ये सारा हाल बताता है कि यहाँ पर बीहड़ के बीचों बीच एमा की गाड़ी मिली है, लेकिन यहाँ पर एमा नहीं है और उसे क्या करना चाहिए। तो एमा के पिता कहते हैं कि तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और वो घर में से उस जगह की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ बॉसमैन और उसके साथी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एमा ने चारों तरफ अपने निशान छोड़े थे, और चारों तरफ एमा के निशान देखकर उनका दिमाग चकरा जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी बॉसमैन उन्हें कहता है कि हम 3 टुकड़ियों में बट जाएंगे और हर टुकड़ी में 2 आदमी होंगे और तीनों टुकड़ियां अलग अलग ट्रैक पर जाएंगी। जिसे भी वो लड़की नज़र आएगी वो सबको इतला कर देगा और हम सब मिलके उसे मारेंगे।
और इस बात पर सभी एग्री कर जाते हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में एम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एम्मा को देखते हैं जो कि बीहड़ में ऐसे ही भटक रही थी और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। कुछ देर बाद उसे पानी का एक कुआं नज़र आता है और वो तुरंत उस कुएं के पास पहुंच जाती है। वो इतनी प्यासी थी कि उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता और वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। दूसरी तरफ बोयला उसे दूर से देख लेता है। उसका दूसरा साथी सभी को इन्फॉर्म करने के लिए अपना रेडियो निकालता है। तभी बोयला उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर उन सभी को इस बात का पता चल गया तो सबसे पहले वो आकर इस लड़की को मारेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे। बोयला उसे कहता है कि मैं उस लड़की को अभी नहीं मारना चाहता, पहले हम दोनों चलकर उसके साथ मज़े करते हैं, उसके बाद उसका खात्मा कर देंगे। और इस पर दूसरा आदमी भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। सबसे पहले बोयला एम्मा के पास आता है और बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि पानी की बोतल उसे दो, उसे प्यास लगी है। एम्मा डरकर उसे वो बोतल दे देती है। बोयला पानी पी लेता है और बंदूक ताने हुए आगे बढ़ने लगता है और एम्मा को टच करने लगता है। एम्मा बोयला को कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन बोयला उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। तभी एम्मा अपना चाकू निकालती है और बोयला के पेट में घुसा देती है और बार बार स्टेप करने लगती है, जिससे बोयला वहीं पे मर जाता है। इसके बाद एम्मा को अपने पिता के शब्द याद आने लगते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें मारना ही पड़ता है, जब तक वो मरेंगे नहीं वो शांत नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम एम्मा के पिता को देखते हैं जो कि एम्मा की गाड़ी के पास पहुंच चुका था और वो किसान भी वहीं पे था। वो चारों तरफ ट्रैक्स को देखने लगते हैं और वो उस जगह का जायजा लेकर उस किसान को बताता है कि एम्मा इस दिशा में गई है और मेरी बच्ची के पीछे 6 लोग और भी लगे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे उन तक पहुंचना होगा, तभी मेरी बच्ची की जान बचेगी। वो ये भी उस किसान को बताता है कि मैं जानता हूँ मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आखिरी दम तक उनसे लड़ेगी और मैंने हमेशा ही उसे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी थी। और वो उसे ये भी बताता है कि वो बहुत अच्छा कर रही थी कि एक दिन उसने एक जानवर को गोली मार दी, जिससे उसका दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि वो इसके बाद हिंसा नहीं करेगी। और इसी बात का मुझे डर है कि जब वो कमीने उसका बलात्कार करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें भी मारने से ना चूके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोयला का दूसरा साथी दूर से देख रहा था, लेकिन उसे बोयला नज़र नहीं आ रहा था। तो वो अपने दूसरे साथियों को फ़ोन करके बताता है एम्मा उसके सामने ही है। बोयला उस लड़की के पास गया था और वो नीचे गिरा हुआ है, शायद उस लड़की ने उसे मार दिया है। जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद बाकी के साथी भी उस डायरेक्शन में आने लगते हैं। जब वो बातें कर रहे थे तो बोयला के वॉकी टॉकी पर उन सभी की बातें एम्मा सुन लेती है। वो बोयला के वॉकी टॉकी को लेती है और वहाँ से भाग जाती है और बॉसमैन का पूरा ग्रुप उसका पीछा करने लगता है और एम्मा लगातार भागी जा रही थी और बोयला का साथी एम्मा के सबसे करीब था। दूसरी तरफ एम्मा एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है। वो सभी को कहती है कि मैं आप सभी को आखिरी वार्निंग देना चाहती हूँ, मैंने पुलिस वालों को इतला कर दी है। 2 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पर होंगे, इसलिए तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। जितना जल्दी हो सके
तुम लोग यहाँ से जितना हो सके दूर भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम लोग काल कोठरियों में सड़ोगे। और बॉसमैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। और ये लोग ऐसे ही एम्मा की तरफ बढ़ते रहते हैं और एम्मा फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब एम्मा पहाड़ के ऊपर थी और बोयला का साथी पहाड़ के नीचे था। तभी एम्मा उसके ऊपर एक पत्थर फेंकती है जो कि सीधा उसके सर पर लगता है और एम्मा को लगता है कि वो मर चुका है। और एम्मा इससे पहले उसकी बंदूक उठाती वो उसके ऊपर हमला कर देता है और एम्मा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी एम्मा के हाथ उस आदमी की बंदूक लग जाती है और वो सीधा उसके सर पर गोली मार देती है और इस गोली की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, जिससे बॉसमैन और उसके साथी भी उस गोली की आवाज़ सुन लेते हैं। तभी एम्मा उसके वॉकी टॉकी पर बताती है कि दूसरा भी गया, सिर्फ तुम 4 लोग ही जिंदा बचे हो। मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, आगे आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उन चारों को पहली बार एहसास होता है कि उन लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। इन सभी की हालत भी खराब हो रही थी क्योंकि बहुत समय से उन लोगों ने पानी नहीं पिया है। अब वो डिहाइड्रेट होने वाले होते हैं। बॉसमैन सभी को कहता है कि अपने आप को संभालो, ये बिखरने का समय नहीं है जब तक हम उस लड़की को मार नहीं देते। थोड़ी देर बाद उन्हें एम्मा नजर आती है। तभी बॉसमैन अपनी राइफल से एम्मा पर निशाना लगाता है। जब गोली चलती है तो एम्मा नीचे गिर जाती है। जब सारे लोग एम्मा की तरफ भागने लगते हैं ताकि एम्मा को पकड़ सकें, तो आगे आने के बाद उन्हें एहसास होता है कि एम्मा फिर से आगे बढ़ रही है। तभी बॉसमैन फिर से अपनी बंदूक निकालता है और एम्मा पर फिर से गोली चलाता है, लेकिन एम्मा फिर से बच जाती है। बॉसमैन अपने साथियों को कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, वो मेरे निशाने पर है और मैं उस पर ऐसे ही निशाना लगाकर रखूँगा ताकि वो यहाँ से दूर ना भाग सके। तब तक तुम लोग धीरे धीरे उसके पास जाओ। इसके बाद बाकी 3 लोग एम्मा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इस बीच एम्मा घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे लोहे का एक खंजर नजर आता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। जैसे ही बॉसमैन का साथी उस घर के अंदर प्रवेश करता है, एम्मा सीधा उस पर स्टेप करती है। तब बाकी के 2 लोग शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। बॉसमैन कहता है कि पिट ऐसे ही बाहर खड़ा है। तभी बॉसमैन देखता है कि पिट ऐसे ही बाहर खड़ा है और वो अंदर नहीं जा रहा। तभी बॉसमैन कहता है कि अगर तुम यहीं रहे तो हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे और तुम यहीं सड़ते रहोगे। जाके उस लड़की को ढूंढना शुरू करो। इस बात को सुनते ही पिट सामने जाता है जहां उसका साथी गया था, उसी घर के अंदर। एम्मा उसे पकड़ लेती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। जब एम्मा अपने चाकू को पिट के गले पर रखती है तो पिट गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा, मैं इनकी तरह नहीं हूँ और मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और उसकी बातों को सुनने के बाद एम्मा शांत हो जाती है और उसे छोड़ देती है। तभी पिट घर के बाहर आ जाता है और चिल्ला के सबको बताने लगता है कि एम्मा इसी घर के अंदर है। ये सब देखकर एम्मा अपना चाकू पिट की तरफ फेंकती है और वो सीधा पिट की पीठ पर लगता है। इससे बॉसमैन काफ़ी परेशान हो जाता है और बॉसमैन बाज को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन बाज भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। बॉसमैन को लगता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसके बाद बॉसमैन उसी घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम बाज को देखते हैं जो कि उस घर के अंदर है और
एमा भी उसी घर के अंदर चली जाती है और इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। एमा ज़मीन पे गिरी हुई थी और एमा के ऊपर बाज था जो कि अपनी रिवाल्वर ताने खड़ा था। एमा उसके दिमाग से खेलती है और उसे कहती है कि क्या तुम एक लड़की को ऐसे ही मारोगे बंदूक से? अगर लड़ना ही है तो मुझसे आकर 2 हाथ करके देखो, तब तुम्हें अपनी मर्दानगी का एहसास होगा। इससे बाज की मेल ईगो हर्ट हो जाती है और वो अपनी बंदूकें फेंक कर एमा को कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि औरतों की जगह किचन में होती है और जब कभी भी औरत किचन से बाहर आती है तो उसका हशर क्या होगा। और वो एमा पर टूट पड़ता है और एमा को पीटने लगता है। लेकिन कुछ समय पहले उसने गंदा पानी पिया था जिससे उसकी हालत ख़राब होने लगती है और एमा भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और एमा उसे बार बार मारने लगती है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो एमा उसके सर पर मेटल से मारने लगती है और तब तक मारती रहती है जब तक उसका सर पूरी तरह से फट नहीं जाता। अब सारे लोग मर चुके थे, सिर्फ बॉसमैन ही बचा था। जब वो उस घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि बॉसमैन उस पर बंदूक तानी खड़ा था और वो बॉसमैन को भी यही बात कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे, मुझे एक मौका देकर देखो। तो बॉसमैन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास एक मौका है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास भी बंदूक है और हम गन डुएल खेलते हैं। जिसने पहली गोली चलाई वो दूसरे को मार गिराएगा। लेकिन बॉसमैन को नहीं पता था कि एमा के पिता मिलिट्री में हुआ करते थे और ऐसी ही ट्रेनिंग उसने बचपन से एमा को भी दी थी। और जैसे ही खेल की शुरुआत होती है एमा अपनी दोनों बंदूकों से गोली चलाती है जिससे बॉसमैन वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन एमा के कंधे पर भी गोली लग जाती है और वो इस हालत में चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद हम उसके पिता को देखते हैं जो घर पे एमा का इंतज़ार कर रहा था और जब वो एमा को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एमा हॉस्पिटल में थी और अब एमा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। हिंसा को लेकर के हिंसा कब सही है और कब गलत है। और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है और दोनों अब दोबारा एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।